कल से जाई पढ़े से महुआ चुने गई बात। मुर्गा का बांग इधर सुनाई दे रहा है और हम के घर में चले गए। हम बच्चा कहाँ है, सोया हुआ है, हम चलिए वहाँ हम बोले चलिए। सीआरपी है, बीआरपी है, डीएससी है, डीओ है, डीसी है। जिसे जागरूक करना चाहिए नेता को। अगर वास्तव में कुछ है तो वह दायित्व है। हिंदुस्तान को देखने का थोड़ा नजरिया, एक अलग नजरिए की आवश्यकता है और उसके पीछे वो पड़े हुए हैं उसके घर के लोग, ये पड़ जाए जिनके पास भूख प्राथमिकता है, शिक्षा प्राथमिकता नहीं। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं और बच्चा महुआ चुनने गया है? मुझे फूल कुमारी, आप महुआ के फूल चुन रही हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आपने कई ऐसे इंटरव्यू देखा होगा पॉडकास्ट में, मैं कई ऐसे राजनीतिक पार्टी को बुलाया था, लेकिन आज एक ऐसे शख्स है हमारे साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मशक्कत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। उनका मैं एक ऐसा वीडियो देखा था इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे कि जहां झारखंड में एक तरफ शिक्षा व्यवस्था जर्जर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं अभिभावक का भी कमी है, पेरेंट्स का भी कमी है और बच्चे भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जागरूक नहीं है और झारखंड में कहीं ना कहीं शिक्षा जर्जर है। तो आज हमारे साथ एक शिक्षक है जो जिसे जागरूक करना चाहिए नेता को। विधायक के पास कई ऐसे फंड आते हैं शिक्षा को जागरूक करने के लिए, बच्चे के पास कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन शिक्षक को क्या ऐसा मजबूरी था जो घर घर जाकर बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि आज के युग में, आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो छात्र को ये जागरूक और उनके गार्जियन को ये जागरूक करने जाए कि बच्चे आए, भविष्य में आगे वो अपना भविष्य सुधारे, पढ़ें। तो आज हमारे साथ परशुराम तिवारी जी हैं जो शिक्षक हैं और इनसे हम बातचीत करें क्योंकि यही घर घर जाते हैं और शिक्षा को जगाने की मशक्कत करते हैं, प्रयास करते हैं और बहुत मशक्कतें करने पड़ती हैं इनको। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, आप घर घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से मिलकर ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं, शिक्षक होकर, और पेरेंट्स को भी आप जागरूक करते हैं। क्या वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा आपको बच्चों के पास जाके जागरूक करने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सभी श्रोता दर्शकों को अपनी ओर से नमस्कार करूं। इसके बाद यह कि जो शिक्षण वृत्ति है और बच्चों को जो शिक्षा देना है वो न केवल नौकरी है और न केवल मजबूरी है। अगर वास्तव में कुछ है तो वह दायित्व है। और एक शिक्षक जब अपने बच्चों से सामाजिक भावनात्मक स्तर पर नहीं जुड़ता है तब तक वह बच्चे भी नहीं जुड़ पाते हैं शिक्षक के साथ और उसके माता पिता भी बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान को देखने का थोड़ा नज़रिया, एक अलग नज़रिए की आवश्यकता है। 21वीं सदी का भारत है। आप देखें कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं कि नहीं, उनके घर में देखने वाला कोई नहीं है, और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए उनका खानदान उनके पीछे लगा हुआ है। मतलब एक गाड़ी पर चढ़ाने जा रहा है, एक गाड़ी से उतारने जा रहा है, एक ट्यूशन ले जा रहा है और भी अपने होमवर्क करा रहा है और तमाम तरह की वो फैसिलिटेशन उसके लिए है और उसके पीछे वो पड़े हुए हैं उसके घर के लोग कि ये पढ़ जाए। लेकिन एक दूसरे तरह के जो बच्चे हैं, अभिवंचित वर्ग के बच्चे और अत्यंत गरीब वर्ग के बच्चे, जिनके पास भूख प्राथमिकता है, शिक्षा प्राथमिकता नहीं, वैसे में एक शिक्षक का दायित्व बढ़ जाता है कि क्या वह सिर्फ अपने चार दीवारी में, विद्यालय के चार दीवारी में अपने को कैद करे या समय निकालकर छुट्टियों के दिन, अवकाश के दिन वो पहुँचे उन बच्चों के पास और उनसे सामाजिक रूप से जुड़ने का प्रयास करे, भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करे और उनके मन में वो लगे कि ये जो व्यक्ति आता है वो नौकरी नहीं करता है, वो हमारा अपना व्यक्ति है जो हमको बढ़ते हुए देखना चाहता है, हमको पढ़ते हुए देखना चाहता है। और ये जब बात आपके दिमाग में आएगी, जब इस तरह का लगाव आपके पास होगा, तो उनके पास जाना मजबूरी आपको नहीं लगेगा, उनके पास जाने में आप आनंदित होंगे। और जब उनसे मिल के, उनसे बात करके, और जब आपको लगेगा कि हम कुछ प्रेरित करने में सफल हुए हैं,
और वे बच्चे जो एकदम कम आ रहे थे, उनकी बारंबारता विद्यालय में आने की बढ़ी या वो अधिक नियमित होने लगे, तो उस समय जो संतोष की जो प्राप्ति होगी आपको, जो मन में सुकून आपको मिलेगा, वो अवर्णनीय है। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं? कैसे महसूस हुआ इस बात को? आप कैसे आप जब कक्षाओं में जाते हैं तो आपको पता है कि महेश है, रमेश नहीं है, सरिता है, बबीता नहीं है, सलमा है और दूसरे बच्चे नहीं हैं। तो आप जब वहाँ उनसे बात करते हैं, जब उनसे जुड़ते हैं, तो देखिए शिक्षक जो है इसको सिर्फ उनको किताब के समस्या का समाधान नहीं करना है, उनको यह भी देखना है कि वो व्यक्तिगत रूप से आहत तो नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जख्मी तो नहीं है। तब आप समझ पाएंगे कि वो विद्यालय क्यों नहीं आया। तो छुट्टियों के दिन में कभी कभार ही मैं स्कूल के अवधि में, और नहीं तो मैं छुट्टियों के दिन में ही उनके पास जाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरा विद्यालय बाधित न हो। जब उनके पास आप जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि माँ पिता काम करने गए हैं और नन्हा सा बच्चा अगोर के वो घर बैठा हुआ है, या माँ घर में खाना बना रही है और बच्चा महुआ चुनने गया है, या पिताजी बाहर काम करने गए हैं, माँ घर में काम कर रही है और बेटी या बेटा बकरी चराने गया है। तब आप उसके सिचुएशन को समझेंगे, उसमें से रास्ता निकालने की बात है। जैसे अभी हम एक बच्चे के पास गए तो माँ ने कहा कि कल से जाई पढ़े से महुआ चुने गई बात, तो पहले तो हम वहाँ से लौटने लगे। फिर हमको लगा कि उस महुआ के पेड़ के पास हम क्यों नहीं जाए, तो महुआ के पेड़ के पास हम फिर चले गए, पूछ के जब महुआ कने बा, तो यहाँ से तनी सा दूर नहीं था, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था उसके घर से। जब हम गए तो उसका नाम फूल कुमारी। हम पूछे कि फूल कुमारी, आप महुआ के फूल चुन रही हैं, अभी स्कूल का टाइम है, आपको स्कूल में रहना चाहिए और आप यहाँ हैं, ये माता पिता आपका काम कर सकते थे, माँ तो आपके घर में थी। इस तरह से हम संवाद किए। तो कल से आइब सर, हमके अभी से आना है। और वास्तव में मेरी बातों का उस पर असर हुआ। वो माँ के पास गई, कही, और उसकी माँ उसको लेकर मेरे पास आ गई। अभी उसको हमने शिक्षा दूत बनाया, प्रार्थना सभा में ताली बजवाया, उसको कंग्रेचुलेट किया। अब वो क्या कर रही है, वो स्वयं भी आ रही है, 2-4 अगल बगल के बच्चों को भी रोज लेकर आ रही है। तो अब जब इस तरह के परिवर्तन उसमें होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इसके साथ एक मैं बात और जोड़ दूं, ये इनके अभिभावक क्या है, तो अमूमन आप पाइएगा जब वहाँ जाइएगा। तो मेरा तो रिसर्च है उस पर, अभी हम JCRT में उस पर हमने एक रिसर्च जाके पढ़ा है। तो जब आप वहाँ, हम प्रत्येक घर में मैं गया हूँ, कभी कभी तो ऐसा गया हूँ कि मुर्गा का बांग इधर सुनाई दे रहा है और हम उनके घर में चले गए, बोले हम बच्चा कहाँ है, तो सोया हुआ है, हम चलिए वहाँ हमको ले चलिए, और उसको वहाँ से उठा के विद्यालय लाए हैं मॉर्निंग स्कूल में। तो गार्जियन समझ जाते हैं, थोड़ी परेशानी के बाद थोड़ा सा वो झिझकते हैं आपसे बात करने में, थोड़ा उनको लगता है कि क्या ही चले आते हैं, हमारा काम क्या ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको लगता है ऐसा नहीं है, पढ़ाई के प्रति वो पूरी तरह से जागरूक नहीं है, यह बात सही है, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके जेहन में चिंगारी नहीं है, ये बात सही नहीं। चिंगारी है, हम उस चिंगारी को भड़काना चाहते हैं, इसलिए कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाए। अब देखिएगा वो अभिभावक कौन है, मैं ये बात इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ। वो अभिभावक वह हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं और उसमें से कुछ सिर्फ अपना नाम लिख लेते हैं, महेश भुइयां, सरिता देवी, बहुत मेहनत करने के बाद। अब उनके जो बच्चे हैं जिनको हम लोग नामांकन किए हैं और उनको पढ़ा रहे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले, वो प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं जो विद्यालय जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं, अपवाद को छोड़कर। अगर 300 के पॉपुलेशन में 2 या 3 आदमी पढ़ लिख लेते हैं तो उसको आप क्या कहिएगा। तो वहाँ सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं, जहाँ हम केवाल टोला की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। अब वहाँ जोर इसलिए अधिक लगाने की आवश्यकता है कि पहला तो अभिभावकों को जागरूक करना है और बार बार जाना पड़ेगा, एक बार जाने से नहीं होगा। एक बार जाके फोटो खिंचा के अखबार में डाल के या सोशल मीडिया पर बात, तो 1 मिनट बस इसको खत्म करेंगे, अभी लंबा हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बार बार इसलिए करना है कि ये लॉन्ग टर्म, ये दीर्घकालीन योजना है, इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है शिक्षक को उस जगह के लिए। अब बाकी दूसरा टोला है, वहाँ के अभिभावक पढ़े लिखे हैं, उनका घर प्रिंट रिच है, मैंने उनके यहाँ अखबार आता है, उनके यहाँ टेलीविजन है, सब चीज़ है, लेकिन उनके यहाँ नहीं है जिनके यहाँ हम जाते हैं। तो उनके यहाँ सब पढ़ाई लिखाई के सभी चीज़ों का अभाव है, बाकी सब दूसरी चीज़ें हैं वहाँ। तो अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम गंदगी और बकरी और ये सब की हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हम ये करेंगे कि वहाँ वातावरण अनुकूल नहीं है। तो मेरा ध्यान यह है कि यह बच्चा जो पहला में था वो अभी 8वां में है,
कुछ बच्चे 8वां से 9वां 10वां में चले गए, कुछ छठा में है, 5वां में है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर ऊपर खड़ा हो रहा है, ये बड़े होंगे, इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे। अब जब इनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे वो बाद के जनरेशन के लर्नर होंगे। यह जो अभिभावक है सो पढ़ा लिखा अभिभावक होगा और ये अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रखेगा। और जितना जोर अभी हमको लगाना पड़ रहा है उस टोला में, उतना जोर फिर बाद के शिक्षक को या हम ही रहेंगे तो हम ही को उतना लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए धैर्य के साथ वहाँ काम करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान वह भी है और वह हिंदुस्तान का कोना जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है, अगर वो पीछे छूटता जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए उनको साथ लेके चलना होगा। अच्छा, इसमें किसका किसका सहयोग आपको मिलता है? क्या गार्जियन का सहयोग मिलता है, पेरेंट्स या उनके घर के अभिभावक, किसी का सहयोग मिलता है इसमें? शुरुआती झिझक के बाद सब धीरे धीरे सहयोग करने लगते हैं। कोविड के काल में हम लोग वहाँ, विजय जी हमारे साथ में सामने बैठे हुए हैं, विजय ठाकुर जी, हम लोग दोनों आदमी जाते थे कोविड में। सप्ताह में वो केवाल टोला में 2 दिन कक्षा लेते थे और साव टोला में 1 दिन। केवाल टोला में हम लोग सब मास्क लेके जाते थे, सैनिटाइजर लेके जाते थे, डिस्टेंस पर जाते थे, दूर दूर बैठते थे। पहले तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन जब बार बार जाने लगे तो लोगों का झिझक खत्म हुआ और अविश्वास जो अविश्वास हमारे प्रति था उनका, वो विश्वास में तब्दील होने लगा। जब अविश्वास विश्वास में तब्दील होने लगा, इसका मतलब कि वो आपको सहयोग करने लगेगा। एक दिन की घटना है कि जब 1.5-2 महीना हम लोग पढ़ा लिए वहाँ, तो एक देख रहे हैं कि एक महिला पीछे है और कभी आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है। ये हम नेतृत्व संवाद में भी, JCRT में भी मैं इस बात को बोला हूँ, इसको मैं दोहरा रहा हूँ, कैसे बदलाव आता है किसी में। पीछे हम देखे तो रीता देवी मुस्कुरा रही हैं, बोले कि आप तो, और पीछे देखे तो देखे कि 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तब बोले कि कुर्सी तो हाँ रउअन नीचे बैठी लाना से हमारा लाज लागल है, से बकरी बेच के 2 कुर्सी खरीद ली है। से गुरु जी नहीं है तो गुरु जी नीचे बैठा लेना, तब बड़ा हमारा बेइज्जती बुझा लगा। अब मैं तो रुआसा हो गया, हमको लगा कि हम पहले रोल एक तरफ जाके बहुत जोर से, अब मैं तो बौना हो गया कि वो कितना गरीब महिला है और गुरु के प्रति उसका है। देखिए हम कहें ना कि चिंगारी है उसके भीतर, गुरु क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, उसके मन में भाव है और सम्मान भी है। आज उसकी एक बेटी नर्सिंग सीख रही है और दूसरी बेटी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, कमला और पूनम, मुझे नाम भी याद है। तो मैंने कुर्सी पर मैं क्या करता था कि हम बैठेंगे तो नीचे ही रीता देवी जी, लेकिन जब तक बच्चे यहाँ जुटेंगे, हम आते थे तो सब जान जाते थे कि सर आ गए, सर आ गए, तब तक आपकी कुर्सी पर बैठेंगे, उसके बाद हम नीचे बैठेंगे। और आप फिर विश्वास नहीं करिएगा, जब कोविड का काल खत्म हुआ तो उसी जगह पर हमने एक कार्यक्रम किया। एक हमने दीवाल घड़ी खरीदी, एक शॉल हमने खरीदा, एक बुके हमने लिया और जाके उस महिला को हमने सम्मानित किया। वहीं सम्मानित इसलिए किया कि बाकी जगह मैसेज जाए कि ये क्या होता है, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मतलब पढ़ाई क्या होता है, उसके महत्व को। तो जब आप प्रयास करिएगा तो परिणाम दिखाई देने लगता है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है। कहीं कहीं आपको खींच होगी, लगेगा कि इतना प्रयास कर रहे हैं, बच्चा अभी तो आ रहे थे 1 सप्ताह से, वहाँ से 10 बच्चे आने लगे थे, फिर अगला सप्ताह में 8 हो गए, फिर 7 हो गए, 6 हो गए। इस बीच में आपको वहाँ फिर चले जाना है, अगर धैर्य आपके पास है तो। नहीं तो आप बोलेगा गए तो थे, अब नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो छोड़ दीजिएगा तो छूट जाएंगे। और फिर जब आप बैठ जाइएगा अपने नौकरी से बाहर, तब आपको फिर पश्चाताप होगा, वो प्रायश्चित करने का आपके पास शायद मौका नहीं रहेगा कि हम कोशिश करते रहते तो वो छूटते नहीं। तो बस ये चीज़ जो आत्म प्रेरणा है, लोग हमसे कहते हैं कि आपको प्रेरणा इस सब चीज़ की कहाँ से मिलती है, तो हम बोले कि हम बड़े बड़े लोगों को पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, कवि को, लेखक को, मोटिवेटर को, सबको। लेकिन हमारी जो प्रेरणा है वो हमारे बच्चे हैं। हमारा जो सबसे बढ़िया बुक है वो हमारा बच्चा है, हम उसी को पढ़ते हैं और वही हमको प्रेरित कर देता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो अगर बच्चों से आप भावनात्मक लगाव रखते हैं अपने कक्षा में, और किसी दिन आप रूम में बैठे हुए हैं अपने कक्ष में या क्लासरूम में, या आप उदास मुद्रा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी में से कोई लड़का या कोई लड़की खड़ा होकर पूछती है कि सर आज आप प्रसन्न नहीं है, आप बहुत उदास है, कोई बात है क्या। तो इतना बच्चे जो हैं, जितना बच्चे को देते हैं उससे ज़्यादा वो लौटाता है। बल्कि इसको उलट के कहिए कि बच्चे जितना आपसे प्यार करते हैं उतना आप उसको नहीं लौटा पाते हैं। इसलिए जो हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों के बारे में आपको जरूर सोचना होगा जो बच्चे छूट रहे हैं। तो 2047 में बहुत ऊंची ऊंची और भी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हो जाएंगी, बहुत से लोग बहुत समृद्ध हो जाएंगे,
लेकिन हिंदुस्तान के वे बच्चे जो छूट जाएंगे वो उस समय प्रौढ़ावस्था में होंगे या प्रौढ़ावस्था के ढलान पर होंगे और उस समय भी अनपढ़ होंगे और उनके बच्चे भी उसी तरह से पढ़ाई के लिए दर दर ठोकर खा रहे होंगे। तब आप फिर छाती ठोक कर आप नहीं कर सकते और न अपने सीना की चौड़ाई आप बता सकते कि आपका सीना कितना चौड़ा है, और फिर आप हिंदुस्तान को कैसे कहिए कि 2047 का हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हिंदुस्तान है। कहने के लिए 29 स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों को विद्यालय लाने के लिए, जिसमें मुखिया हैं, उनके माता पिता है, उनका पड़ोसी है, सीआरपी है, बीआरपी है, डीएससी है, डीओ है, डीसी है, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, मंत्री हैं, सब माने 29 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि आप लोग सब मिलके उसको विद्यालय में भेजिए। न सिर्फ विद्यालय में भेजिए बल्कि रोज विद्यालय भेजिए। तो बच्चों को रोज विद्यालय में भेजना और उनके लिए विद्यालय में सुनिश्चित करना प्राथमिक आवश्यकता है, बाकी चीज बाद की है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आपने बात किया था कि लोग बच्चों को काम पर भेजते हैं, यानी कि एक प्रश्न और उठता है कि कहीं ना कहीं झारखंड में गरीबी इतना है जो लोग बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल न भेज करके ये भेजते हैं काम पे। तो इस पे आपको कितना चुनौतीपूर्ण समय और वो लगा था उस समय जाके ग्राउंड पे कि लोग घर में जा रहे होंगे, गरीबी देख रहे होंगे, उन गरीबी में अपने बच्चों को कमाने के लिए भेजना, छोटे छोटे बच्चों को, जो कि सरकार के द्वारा ये बाधित है कि बच्चे ना जाएं, फिर भी वो उस समय आप क्या सोचे होंगे, क्या पल होगा उस समय का? गरीबी तो है और अभी वंचित वर्ग भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। और हमने शुरू में ही एक तस्वीर हमने खींची थी कि एक बच्चा जिसके पीछे पूरा खानदान लगा हुआ है पढ़ाने के लिए, और एक बच्चा जिसका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, और अगर है भी तो कम प्यार नहीं करता है वो गरीब आदमी अपने बच्चे से, उसका भी वो कलेजे का टुकड़ा है, आंखों का तारा है, लेकिन उसकी प्राथमिकता में एजुकेशन नहीं है। इसीलिए किसी शिक्षक को या किसी जागरूक व्यक्ति को या मोटिवेटर को या स्थानीय प्राधिकार को, जिसे वार्ड सदस्य, माननीय मुखिया, पंचायत, इस सबको उस टोले पर, उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल है कि पहले गरीबी की पहले शिक्षा। माने गरीबी मिटाइएगा तब शिक्षा दीजिएगा, कि शिक्षा मिटाइएगा तब गरीबी दीजिएगा। जब इधर देखिएगा तो लगेगा कि ई पहले, जब उधर देखिएगा तो लगेगा कि ऊ पहले। लेकिन सब रोग की एक ही दवाई, रोज पढ़ाई, रोज पढ़ाई। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति हो, बाधाएं जितनी भी हो, झंझावात जितना भी हो, प्रतिकूलता जितना भी हो, उस प्रत्येक परिस्थिति में अक्षर को पकड़ के रखना है। उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अभी विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी को छुट्टी थी, तो मेरे दिमाग में बात आई कि हम कृष्ण जन्माष्टमी वैसे टोले में क्यों न मनावें जहाँ भी वंचित वर्ग हैं। तो हमने क्या किया, एक दिन पहले वो बात दिमाग में आ जाती है, जब आप उनसे जुड़े हुए हैं ना तो आपके दिमाग में बात चलती रहेगी। हमने कुछ बैलून खरीदा, फिर हमने टॉफियाँ खरीदी, तो बैलून और टॉफी हो गया। फिर हम कलम खरीदे और वहाँ चले गए। और जाते हैं तो खाली अपना बच्चा को नहीं बुलाते हैं जो मेरे विद्यालय में है, जो उससे छोटे बच्चे हैं उनको भी बुलाते हैं। जो मेरे स्कूल में, जिस मेरे यहाँ 6, 7, 8 है, तो जो पहला में जाते हैं, दूसरा में जाते हैं, जो दौड़ रहे हैं ऐसा ही इधर उधर, उनको भी बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं। अब बैलून जब वहाँ टंगाया, ऐसे फुलाया गया, तो छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, तो सबको बैलून बांटे। विजय जी भी साक्षी हैं उसके। हम लोग 2 आदमी, एक आदमी किसी को हम ले लेते हैं, कभी विजय जी, कभी मेरा एक भाई है उसको, कभी मैं अपनी पोती को लेके जाता हूँ, थिया को। अब जब वहाँ गए तो वहाँ जुट गए, हम बैलून बांटे, टॉफी बांटे, सब बोले हम कि देखो भैया अब कलम तुमको हम देते हैं। तो लिया कलम, हम कही कलम नहीं है, ये सुदर्शन चक्र है। तो कहा कि कैसे? तो जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं वो पूछे। हम देखो कृष्ण कन्हैया के पास सुदर्शन चक्र था, वो अपने शत्रुओं का नाश सुदर्शन चक्र से करते थे। अब तुम्हारे पास, हमारे पास तो वो सुदर्शन चक्र है नहीं, लेकिन बच्चों के पास सुदर्शन चक्र यदि कुछ है तो वो कलम है। अब क्योंकि कलम से शिक्षा हासिल करना है, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे तमाम तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस कलम को कभी मत छोड़ना। ये लो, ये सुदर्शन चक्र है तुम्हारा। तुम लोग बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने माता पिता के तुम लोग भी कृष्ण कन्हैया हो। तो हम कृष्ण जन्माष्टमी इस तरह से मनाए। अभी पिछला कृष्ण जन्माष्टमी हम इस तरह से मनाए। फिर आपको मकर संक्रांति था। अब मकर संक्रांति के दिन हम सोचे कि हम उस दिन खाली थे और हमको कहीं नहीं जाना था,
तो हम सोचे कि इस समय का सदुपयोग होना चाहिए और उन बच्चों के बीच में होना चाहिए जो बच्चे विद्यालय कम आते हैं, आते आते बंद कर देते हैं। तो बारंबारता हमारी अधिक होनी चाहिए उनके पास जाने के लिए। तो हम तिलकुट खरीद के उनके पास चले गए कि मकर संक्रांति हम वहीं मनाएंगे। एक और शिक्षक हैं राहुल शंकर तिवारी जी, वो दूसरे विद्यालय में हैं, अभी तो डाल्टनगंज में उनका पोस्टिंग सरकारी हो गए हैं वो। उनको लेके बोले कि आप चलिए, तो वही इंजॉय करते हैं। तो वहाँ हम लोग गए, पढ़ाई लिखाई के बात किए, तो गार्जियन भी अगल बगल में आ गए। हम कि इसलिए आपके पास आते हैं कि हम आपके पास इसलिए आते हैं कि आप भी अपना बच्चा मेरे यहाँ भेजिए। अब उसको हम इस तरीका से कहे कि आपके पास हम इसलिए आते हैं कि मेरे ही पास आपको अपना बच्चा वहाँ भेजना है और रोज रोज भेजना है, विद्यालय के दिन भेजना है। तो तिलकुट हम लोग सब हम भी खाए, उनको भी खिलाए। तो इस तरह से उनका एक जुड़ाव हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अन्य लोगों को कि आप अपना सारा चीज़ बर्बाद कर दीजिए, कहीं दूसरे जगह या अपव्यय कर दीजिए। ये अपव्यय नहीं है, ये इस तरह की राशि है, छोटी राशि, इस तरह का ये पैसा है जो आपको वास्तव में वास्तविक संतुष्टि देती है। कमाते सभी हैं, खाते सभी हैं, जीवन सभी जीते हैं, पैदा होते हैं और दुनिया से विदा ले लेते हैं। लेकिन आपका कुछ हिस्सा, जैसे आप कहते हैं कि हम धार्मिक आदमी हैं, तो जो धर्म है वो क्या कहा? धर्म तो यही ना कहा है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान पाप नहीं और परोपकार करने के समान धर्म नहीं। तो आपके जीवन में ये बातें शामिल होनी चाहिए, प्रैक्टिस में शामिल होनी चाहिए, आपके आचरण में शामिल होनी चाहिए। खाली बात बनाने से, सिद्धांत बघारने से नहीं होगा। आप करिए, ग्राउंड पर करिए, छोटा सा एक काम करिए। एक नन्हा सा चिराग जो है वो अगल बगल के अंधेरे को, तिमिर को मिटा देता है। इसलिए वो कहा गया है, वो पंक्ति कहा गया है कि माना कि दुनिया में घूप अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कब मना है। आपके पास कभी इतना लाइट नहीं हो सकता है, आपके हाथ में सूरज नहीं हो सकता है कि सूरज ऐसे आप कर दें, लेकिन आपके पास एक प्रयास का सूरज है। जहाँ करिएगा वो दिया है, वो दिया को आप जलाइए, वहाँ आपकी रोशनी होगी। आप प्रयास करिए, आप बदलाव करिए, तो वह उस बदलाव से आपको नजर आएगा कि उनमें परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद जो लोग कहते हैं राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा, तो राष्ट्र की सेवा जो सैनिक है वो करता है, हम नाज करते हैं उस पर, वो जागता है तब हम सोते हैं। लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से अपना काम ईमानदारी से करके, तन्मयता से करके राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। चाहे एक शिक्षक हो, आप पत्रकार, पत्रकारिता जब ईमानदारी से काम करते हैं, क्राइम फ्री इंडिया आप लगाए हुए हैं, आपके मन में भी देखिए बात चल रही है कि इंडिया कैसा हो, क्राइम फ्री हो। तो ये आपका एक स्लोगन है, आप इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, तो आप भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो जो बैनर हो वो कैरेक्टर में उतरना चाहिए। बैनर फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन में यही सीखा हूँ। और मेरे बाबा तो सिर्फ 8वीं पास थे, राजकुमार तिवारी और कुमारी गुरुजी। तो उंगली पकड़ के हमको ले जाते थे विद्यालय, वापस लाते थे और सिखाते थे जुनून से काम करना, ईमानदारी से काम करना, दुनिया का हर छोटा काम जिससे इंसान का जीवन बेहतर बनता है, बहारना, लिपना, नाक मुंह साफ करना, अगल बगल साफ सुथरा रखना, वो सब काम करवाते थे हमसे। तो उस समय हम समझते थे कि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे काम कराते हैं बच्चा समझ के। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो ये छोटी छोटी चीज़ें हमसे इसलिए करवाते थे कि मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूँ। इसलिए आपने जो सवाल किया था कि बच्चों को काम करना पड़ता है, तो बच्चे जब अभिभावक के, माता पिता के काम में मदद करें तो वो संस्कार है। लेकिन अभिभावक जब कमाने के लिए, अपना पेट के पोषण के लिए, आय के लिए उनको काम में लगा दे विद्यालय छोड़ के, तो बाल मजदूरी है और वो अपराध है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब के समय में आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो कहीं आपके ही शिक्षा विभाग में शिक्षक होंगे जो आपसे कभी ना कभी निशाने पर होते हैं। निशाने पर होते हैं। वो उस समय भी, कोविड के समय में भी टिप्पणी होती थी, बाद में भी हुई, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो शुरुआती प्रतिकूल टिप्पणी करने के बाद फिर हमारा अनुसरण करने लगे और व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर, सर आपसे प्रेरित होकर हम कर रहे हैं। लेकिन टिप्पणी करने वाले लोग हैं, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, चमकने के लिए कर रहे हैं, पुरस्कार के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस सब चीज़ का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मैं इन बातों से खुश होता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसका उन पर असर हो रहा है। अभी थोड़ा प्रतिकूल हुआ है, अनुकूलन हो जाएगा उसका, और उसमें से बहुत सारे लोग अनुकूल होते हैं और बाद में जब मिलते हैं तो धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि अब हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। तो आप कोई भी काम, कोई भी जो नवाचार जब आप करना आरंभ करते हैं, तो पहले लोग आपकी निंदा करेंगे, फिर विरोध करेंगे, जब आप सफल होने लगिएगा तो वो भी करने की कोशिश करेंगे और आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। तो ये मेरे साथ भी होता है।
अच्छा, ये देखा जाता है कि जिस प्रकार से आपने इतना मेहनत किया, क्या अभी भी आप करते जा रहे हैं? क्या कभी अधिकारी, यहाँ के जो डीसी हैं या यहाँ के डीडीसी हैं या यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डीएसओ हैं, डीएसओ, कभी आपको मदद करने की कोशिश की है? मदद उनके द्वारा आपको मिला? देखिए, मदद इस तरह से तो नहीं कि मतलब कुछ अतिरिक्त हमारे विद्यालय को फैसिलिटेट करें, इस तरह से नहीं, लेकिन उनके नज़र में वो विद्यालय होता है, हमारा विद्यालय। कोविड काल में भी हम जो काम करते थे उसका रिपोर्टिंग हमारे विभाग के द्वारा किया गया कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो एडवर्स सिचुएशन में भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ के, जब विद्यालय बंद है तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ के काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि हमारे काम में उनको विश्वास है और उनको लग रहा है कि सकारात्मकता और रचनात्मकता के साथ ही काम किया जा रहा है। अब पुरस्कार की भी आप बात करेंगे तो मेरा काम जो है सो ऑफिसर्स के नज़र में रहा है। हमारे जब सर थे अग्रहरी सर, यहाँ डीसी थे, तो उनके नज़र में मेरा काम था। और चुनाव के समय में भी हमने कुछ काम किया था, वहाँ भी उसके विद्यालय में भी, और दोनों तरीक़ा से दोनों तरह के काम उनके नज़र में मेरा था। तो वो मुख्य समारोह में जो पुलिस स्टेडियम में होता है 26 जनवरी को बुला के उन्होंने सम्मानित किया। फिर एक बार दूसरे डीसी साहब शशि रंजन सर थे, वो 15 अगस्त को वो भी मुख्य समारोह में वहाँ बुला के सम्मानित किया। फिर एक बार अभी जो आयुक्त बन के मैडम आई हैं कुमुद साहब मैडम, उनको विजिट करना था कि हर जिला में 2-2 विद्यालय का विजिट करना है, एक वर्स्ट एक बेस्ट। तो मेरे विद्यालय में आई थी तो हमारा लिख के गई हैं निरीक्षण पंजी में, तारीफ की हैं विद्यालय का। तो ये सब चीज़ इनकरेज करता है सभी विद्यालय परिवार को। और हमारा विद्यालय जब आप हेडमास्टर अच्छा काम करता है तो इसलिए करता है कि सब कोई अच्छा काम करे, तो आप उसको कह के नहीं करा सकते हैं। वो भी ग्रेजुएट है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप ये काम करिए, आप नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप जब किसी नवाचार की अगुवाई करिएगा तो दूसरे लोग भी साथ देंगे। तो हमारा जितने भी टीचर हैं सब मेरी मदद करते हैं और एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, और वो भी गर्व का अनुभूति करते हैं कि हमारे विद्यालय पर सबकी नज़र है। जब कभी भी कोई बाहर से टीम आती है और कहीं जाना रहता है तो उसमें एक विद्यालय मेरा भी बताया जाता है कि वहाँ भी जाके देख लीजिए। यद्यपि कि मेरा विद्यालय आधा खपड़ैल है 1956 ईस्वी से और आधा पक्का है, लेकिन जितना है उसमें हम लोग सभी शिक्षकों का परिश्रम, लगन और जुनून उसमें झलकेगा कि नहीं, यहाँ कोशिश की जाती है, बच्चों के साथ जुड़ाव है, विद्यालय के साथ जुड़ाव है, शिक्षा से प्रेम है, ये सब बातें झलकेंगी। और ये सब जब चीज़ें आएंगी, सरकार तो पैसा हमको दे ही रही है, हमारा वेतन। हम अपने शिक्षकों से यही कहते हैं, जब हम किसी सभा सोसाइटी में जाते हैं या किसी प्रशिक्षण में अतिथि के रूप में बोलने के लिए हमको बुलाया जाता है, तो हम अपने शिक्षकों से बोलते हैं कि देखिए, हमको अब तक प्रधानाध्यापक होना चाहिए था, हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो ये है से सर्किल ऑफ आउट ऑफ इन्फ्लुएंस है। मतलब ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने हेडमास्टर बन लूँ, लेकिन मेरे सामने मेरा बच्चा है और उसको हम बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, ये मेरे बस में है। मेरे पास एक ग्राउंड है, ये 4 दीवारी के भीतर में ज़मीन है, उसमें हम अच्छा फूल लगा सकें और वो फूल खिल जाए, ये मेरे बस में है। तो जो मेरे बस में है वो हम करें, जो मेरे बस में नहीं है उस पर बहुत छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको वेतन तो आपको मिलेंगे, आप जो काम कर रहे हैं सो, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जो सबसे बड़ी बात होगी वो यह होगी कि आत्म संतुष्टि मिलेगी और प्रतिष्ठा मिलेगी। जी जरूर सवाल पूछें। जी, कि हम लोग जब निरीक्षण करने देखने जाते हैं स्कूल में, तो आज के समय में पलामू में 90% ऐसे स्कूल हैं कि वहाँ वॉशरूम, टॉयलेट रूम बंद रहता है और साफ सफाई के मामले में देखा जाए तो ठीक होता है। जाने के बाद वहाँ के टीचर को चाहे स्टाफ ये बताते हैं कि यहाँ जब इलेक्शन आता है तब उस टाइम खोला जाता है, साफ सफाई किया जाता है, उसके बाद फिर उसका जो हालात है तब पूरी करवा जाता है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, ये इसमें मतलब कुछ सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन में रहेगा, अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फंक्शन में नहीं रहेगा। अब डीडीसी मैडम यहाँ थी एक बार, तो उसका हम एंकरिंग कर रहे थे कार्यक्रम का, और सबको अपना अपना बता रहा था कि आप अपना शौचालय को कैसे ठीक रखते हैं। मैं आपको उसके फंक्शन पर बता रहा हूँ। दूसरे लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास मेहतर नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, इसलिए हम बंद रखते हैं। ये सब बात को आपको झेलना पड़ा होगा जब आप पूछने जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ सो मैं बताता हूँ। सफाई का अगुवाई मैं स्वयं करता हूँ, चाहे वो टॉयलेट हो,
या फिर परिसर हो। आप सुबह में देखिएगा ताला खोलने के बाद मेरे हाथ में डस्टबिन होता है, हम चुनना शुरू करते हैं। सब बच्चा अपने पीछे से लग जाता है और सबको जितना बच्चा है उसमें से एक एक दो दो तीन का उठाए, बस विद्यालय की सफाई हो जाएगी। वहाँ बॉन्डेड लेबर थोड़े बनाना है किसी बच्चा को। अब देखिएगा, तो मैडम हमसे पूछी कि आप कैसे साफ रखते हैं, इतने शिक्षक तो आपके बोल रहे हैं कि मेहतर नहीं है, सफाई कर्मी है, तो शौचालय कैसे साफ? कि एक ही तरीका है मेरे पास। हम अपना बच्चा से ही पूछते हैं कि अभी आप टॉयलेट गए थे? तो हाँ। तो टॉयलेट आपको कैसा मिला, या वॉशरूम कैसा मिला? तो साफ था। हम कि आपको साफ ही छोड़ के आना है, बस यही युक्ति हम अपनाते हैं। मतलब आप गए थे तो साफ था, मतलब कोई गंदा नहीं किया था। गंदा किया होगा तो उसमें पानी डाल के साफ कर दिया, तो हाँ। अब आप जब बाहर निकाल रहे हैं तो आप साफ छोड़ के निकलिए ना, आपको अपना वाला साफ करना है। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो इरेगुलर है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो इरेगुलर है बच्चा और वो गया। अब देखिएगा, वो जानबूझ के गंदा नहीं किया, उसको फ्लश चलाने नहीं आया, उसको पानी निकालने में कोई दिक्कत हुई, है ना, वो छोटी छोटी चीज है। आपको हमको भी अगर कोई नया फ्लश मिल जाता है एरोड्राम पर या रेलवे स्टेशन पर, तो दिक्कत होती है कि नहीं? अरे ऐसे करना है कि ऐसे करना है, तो फिर बगल वाला को देखते हैं तो समझ में आता है, तो फिर करते हैं। तो हालांकि विद्यालय में इतना हाईटेक मेरे पास नहीं है व्यवस्था अन्य जगह पर, लेकिन फिर भी उसके लिए वही कठिन काम है। तो वो गया और मामूली सा अपना काम करने के बाद और आ गया। अब एक दूसरा बच्चा जाता है, बोला कि सर कौन तक गंदा छोड़ के आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ समय सुनिएगा, मैं किसी टीचर को नहीं बोलता हूँ कि फ्लश करने जाओ, मैं किसी बच्चा को भी नहीं बोलता हूँ। हाँ जी, तो अब जब ये सिचुएशन होती है, ये माहौल पैदा करता है कि हम, अब देखिए, अब वो बच्चा, ज्यादातर बच्चा, ये तो सरकारी प्राइवेट की आप बात करेंगे तो ज्यादातर बच्चा तो अभी वंचित पर के हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में। अब आप उसको लेटरिन साफ करने के लिए बोलिएगा, किसी की गंदगी साफ करने के लिए बोलिएगा, वो जो कुंठा विद्यालय से लेके जाएगा घर पर, उस कुंठा को कौन बाहर निकाल पाएगा? कोई दवाई निकाल पाएगा? इसलिए उसको कुंठित होने से बचाना है, और पढ़ाई का यही मतलब है। इसके बाद उसका तो दैनिक जो स्वच्छता है, नाखून ठीक रखो, नाक मुंह ठीक रखो, स्नान करके आओ, और फिर जो हम बताए कि आपको साफ मिला था तो आप साफ छोड़ के आओ, तो रोज साफ रहता है टॉयलेट। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक बार मेरे विद्यालय में आइए और उसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि आप अपने घर में 4-5 लोग हैं तो आपका शौचालय कैसा रहता है। आज जिस विद्यालय में 2 शौचालय है और 150, 300, 400, 500 बच्चा है, तो वो शौचालय कैसा है, इस दृष्टिकोण को लेके जाइएगा। तो अगर बंद पाया गया है तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उसको खुला रखना है, प्रैक्टिस में रखना है, तो साफ रहेगा। और वही मेरे पास युक्ति है। तो मैडम जो है से बहुत खुश हुई, और सबको ये हमारे जो बाकी मित्र थे वही ताली बजाए। हम उनको उदाहरण दिए कि जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो रहा था तो 1000 रुपया पर बहाल किए जा रहे थे पारा शिक्षक। तो एक सभा में हमको बुलाया उन लोग, तो पूछा कि सर हम लोग का तो विद्यालय बंद हो जाएगा, ये तो पारा शिक्षण वृत्ति है, तो विद्यालय बंद हो जाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसमें क्यों आए? तो मेरे मुँह से यही निकला था कि टोला टोला में विद्यालय खोला गया है। जब हिंदुस्तान की माताएं जब बच्चा जन्म देना बंद कर देंगी तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अदरवाइज वो बच्चे आते रहेंगे और शिक्षक की आवश्यकता रहेगी, चाहे जितना हाईटेक टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन जो शिक्षक का जो ड्यूटी है, जो शिक्षक का काम है, वो शिक्षक ही कर सकता है। एआई के भी बारे में शिक्षक ही बता सकता है कि उसमें गुड क्या है और बैड क्या है, उसका सदुपयोग कैसे करना है, उसका संतुलित उपयोग कैसे करना है। आज देखिए वो सब शिक्षक फिर बने, उसमें से बहुत सारे लोग सहायक अध्यापक बन गए, उसमें से बहुत आचार्य बन गए, सरकारी शिक्षक बन गए, उसमें से एक शिक्षक भी नहीं हटाए गए। तो उसी तरह से आप ये कह के कि मेरे पास मेहतर नहीं है, मेरे पास सफाई कर्मी नहीं है, आप टॉयलेट ही नहीं रखें और उसको फंक्शन में नहीं रखें, तो ये गलत बात है। जो विद्यालय ऐसा करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक छोटा सा प्रयास करें। भैया आपको मैं कुछ गलत काम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, इतना संतोष आपको मिलेगा, इतना भीतर से आप सम्मानित महसूस करेंगे। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि आपको दूसरा कोई कितना भी सम्मान दे ले, आपको पता चलेगा कि वो ओरिजिनल है कि आर्टिफिशियल है।
लेकिन जब आत्मसम्मान आपके भीतर पैदा होगा, दैट मीन्स कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ये पूरी इनकी बातों सुनकर यही लगा होगा कि ऐसे ही नहीं भगवान खुद बोले थे कि शिक्षक को, गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। ये सब बात सुनने के बाद मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन समय को देखते हुए और भी इनसे बात करने की मन था, लेकिन क्या करें, समय का कुछ सीमा है, क्योंकि अगला भी शो है, अगला भी प्रोग्राम करना है। तो आपने देखा कि ये गुरु कैसे प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि खासकर मैं झारखंड की बात करूं कि गांव-गांव, घर-घर जाकर तक, यहाँ तक कि जहां वो कार्य कर रहे हैं, महुआ के पेड़ तक भी पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रयास करते हैं कि वो आए, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि भविष्य वही सुधार सकता है, शिक्षा ही, इसके अलावा कुछ नहीं सुधार सकता है। शिक्षक और शिक्षा दो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बात सत्य है, इनका नाम भी परशुराम है और काम भी परशुराम वाला है। ये अपने नाम के प्रतिकूल ये उतर गए हैं, अपने नाम के जो, ये भी पहले पूर्वज कहते थे कि नाम का भी असर पड़ता है। सचमुच आज ये कलयुग आ गया है, इस कलयुग में भी नाम का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाम ही इनका परशुराम, और जब युग का अंत होना शुरू होता है तब परशुराम का फरसा चलता है। तो इनका भी फरसा कुछ हथियार तो नहीं है, लेकिन ये हथियार के तौर पे अलग ही फरसा, ज्ञान का फरसा, वो शिक्षा जो गुरु ज्ञान देता है वो चलाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना है कितना समाज पे असर पड़ता है। तमाम ऐसे कई आगे इनसे हम जुड़ेंगे कई मुद्दे पर, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये बताना शुरू करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन समय सीमा रहते हुए आगे अगला एपिसोड में जब इनसे जुड़ूंगा, इनके दिनचर्या, इनके बारे में, ये कैसे गुरु बने और कौन इनको प्रेरित किया गुरु बनने के लिए, ये अगला एपिसोड में हम इनसे मिलकर सारी बातें बताऊंगा। जो इनका कार्य था वो मैं कम समय में बता दिया, अभी समय कम है। तमाम ऐसे कई आगे भी शो के देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार।